नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है रिसर्च। आप सबको पता है, यदि हम टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं या किसी पीएचडी एंट्रेंस के लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं या यूजीसी का और एनटीए का जो नेट जेआरएफ एग्जाम होता है, इसमें जो सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसका नाम है रिसर्च। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम यदि मीन्स टीचिंग लाइन में जाएंगे या हम पीएचडी करने के लिए हम जाएंगे किसी यूनिवर्सिटी में, ये हमारा भी एक मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये रिसर्च होता क्या है। रिसर्च करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना। ठीक है, तो हम इसी चैप्टर के बारे में आज हम जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि ये रिसर्च मीनिंग क्या है, रिसर्च का मतलब क्या होता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और हमें ये रिसर्च क्यों करना चाहिए, हम क्यों रिसर्च करेंगे, क्या बेनिफिट मिलेगा हमें ये रिसर्च करने के बाद। तो ये सारे के सारे हम सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि सबको पता है, रिसर्च रिसर्च जो दो शब्द को लेकर ये बना हुआ है, एक है री और एक है सर्च। ठीक है, री का मतलब हो गया क्या, अगेन। सर्च का मतलब हो गया फाइंड आउट। यहाँ जैसे मैंने मेंशन किया गया है, री का मतलब हो गया अगेन, सर्च का मतलब हो गया फाइंड आउट। मीन्स हमें फिर से ढूंढना है। तो हमें फिर से क्यों ढूंढना है? फिर से हमें इसलिए ढूंढना है कि हम कुछ चीज के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कुछ चीज नहीं मिल रहा है, उस चीज को हम ढूंढना चाहते हैं। हाँ कि नहीं? तो मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूंगा। घर में आपको पता होगा कि कभी कभी घर में हमारा जो मम्मी पापा होते हैं वो बोलते हैं कि अरे देख तो मेरा घड़ी कहाँ गया है, अरे देख तो मैंने पेन कहाँ रख दिया, वहां जाकर थोड़ा ढूंढ के लाओ। हाँ कि नहीं? तो हम जाते हैं, हम सर्च करते हैं घड़ी कहाँ रखा है, शायद टेबल के ऊपर होगा कि शायद और किसी जगह पर रख दिया होगा। तो हम जाते हैं, ढूंढते हैं, वही हो गया सर्च। हाँ जी। जब हमें नहीं मिलता है तब हमें क्या बोलते हैं, अरे जाकर फिर से देख। मीन्स फिर से जाकर देखो उसको, ये क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा होगा, शायद इधर रखा होगा, नहीं तो उधर रखा होगा। तो वही हो गया सिंपल सर्च करना, किसी भी चीज को सर्च करना ही हो गया रिसर्च। ठीक है, मगर यहाँ जो बोल रहे हैं हमें बार बार सर्च करना है। बार बार हम क्यों सर्च करना है? क्योंकि हमें उस चीज के बारे में जानना है। हमें जो चीज नहीं मिल रहा है, हम उस चीज को पाना चाहते हैं, इसलिए हम उस चीज के बारे में बार बार हम इसको सर्च कर रहे हैं। तो ये हो गया ये सिंपल चीज, जो चीज को हम बार बार जानना चाहते हैं वही हो गया रिसर्च। री प्लस सर्च, रिसर्च। है कि नहीं? और ये रिसर्च, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, रिसर्च इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। एक इंस्टीट्यूट का जो उसका जो मेन चीज होता है, ये क्या है, ये रिसर्च ही है। एक इंस्टीट्यूट यदि रिसर्च नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? हम एक्चुअली रिसर्च क्यों करते हैं? हम रिसर्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो ह्यूमन लाइफ है, इसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम इसको डेवलप करना चाहते हैं, ह्यूमन लाइफ को। हाँ कि नहीं? तो हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, हम यहाँ मेंशन करेंगे, इम्प्रूव करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए हम रिसर्च कर रहे हैं। तो यदि हम बार बार रिसर्च नहीं करेंगे, नए चीज के बारे में हम नहीं जानेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो इस सेक्टर में हो ऑलरेडी, इंस्टीट्यूट का क्या है, सेक्टर क्या है, वो ज्ञान को मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, ज्ञान को ढूंढ के लाना और उसके बाद उसको समाज में डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों का जो जिंदगी है उसको सिंपल बनाना, अच्छा बनाना। तो वो यदि रिसर्च नहीं करेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिसर्च इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी इंस्टीट्यूट। आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े भी यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूट है, वो इंडिया का हो या इंडिया का बाहर का हो। इंडिया में आप ले लीजिए, आईआईएम हो गया, आईआईटी हो गया, आईआईएसआर हो गया, आईआईएससी हो गया, जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है वो सब आज फेमस है। वो आज नंबर 1 नंबर 2 पर है। जो एनआईआरएफ का रैंकिंग, वो किस लिए है? वही चीज के लिए। जो जितना ज्यादा रिसर्च करेगा उसका उतना ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा। पूरा वर्ल्ड का आप ले लीजिए, हमारा जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, एमआईटी हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, हार्वर्ड हो गया, तो ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी अपना जो अच्छा जो कर रहा है पूरा दुनिया में, उसका रैंकिंग आ रहा है 1 2 3 4 पोजीशन में, किस लिए? वही रिसर्च के लिए। तो रिसर्च नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ कि नहीं? तो ये रिसर्च क्या है? इट इज ए मोर देन ए सेटअप स्किल। ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये मोर देन सेटअप स्किल्स है। ये है क्या? एक वे ऑफ थिंकिंग। हम कैसे सोचते हैं, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में हम कैसे सोचते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। ये सिर्फ एक स्किल्स नहीं है, हमने स्किल्स ये है कि जैसे एक्वायर कर लिया वो हो गया, उसके बाद हमें जॉब मिल जाएगा, नहीं, ये एक वे ऑफ थिंकिंग है।
जब हम रिसर्च पे एंट्री करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि रिसर्च कैसे करना है, कैसे सोचना है एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में कैसे सोचना है, हम ये भी सीखेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ये रिसर्च यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, इट इज ए स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी। ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी ढूंढ कर लाएंगे, एक स्ट्रक्चर है, इसका सिस्टमेटिक एक प्रोसीजर है, हमें एक चीज को कैसे ढूंढना है। मान लो कि वही घर का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लो कि घड़ी कहीं खो गया है, मम्मी पापा बोलते हैं जाकर ढूंढ के लाओ। मान लो कि हमारे यहाँ घर में 5 रूम्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 रूम्स है, घड़ी अभी कहाँ है हमें पता नहीं। हम जाएंगे पहले यहाँ ढूंढ कर लाएंगे, देखेंगे यहाँ नहीं मिला, फिर से हम यहाँ जाएंगे यहाँ नहीं मिलेगा, फिर से यहाँ जाएंगे यहाँ नहीं मिलेगा, फिर से यहाँ जाएंगे यहाँ नहीं मिलेगा, फिर से यहाँ जाएंगे यहाँ नहीं मिलेगा। तो ऐसा चलता रहेगा, हमें घड़ी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें एक सिस्टमेटिक वे में हमें जाना है, पहले यहाँ जाना है, उसके बाद यहाँ एंट्री करना है, इसके बाद यहाँ एंट्री करना है, इसके बाद यहाँ एंट्री करना है। हमें एक के बाद एक सिस्टमेटिक वे में हमें ढूंढना पड़ेगा, तभी हमें मिलेगा। हाँ कि नहीं, यहाँ मेंशन किया है देखिए, सिस्टमेटिक मेथोडोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड क्रिएट ए न्यू नॉलेज। एक सिस्टमेटिक एक मेथोडोलॉजी है, एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, ठीक है, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम एंड गेन सम न्यू नॉलेज। मैं आपको दिखाता हूँ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी क्या होता है। देखिए ये है साइंटिफिक मेथड। व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड इसको कहते हैं द अकॉर्डिंग टू द रैंडम हाउस डिस्कवरी। अकॉर्डिंग टू Random House Dictionary, scientific method is a method in which a problem is identified, then relevant data is gathered and hypothesis is formulated which is empirically tested. ये scientific method क्या होता है कि which is a problem to identify, पहले हमें एक जो प्रॉब्लम है उसको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उस रिलेटेड जो भी डाटा है उसको हमें गैदर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें उसका थोड़ा बहुत हाइपोथेसिस निकालना पड़ेगा, उसको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, देन उसको टेस्ट करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि ये चीज क्या है। इसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड। तो यहाँ भी आप ऐसे देख सकते हो, इट इज ए स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, सिस्टमेटिक इंक्वायरी, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड क्रिएट ए न्यू नॉलेज दैट इज जनरली एप्लीकेबल। हाँ कि नहीं? तो यहाँ देखिए साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। हम सिस्टमेटिकली उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम उस डेटा को हम इंटरप्रेट करेंगे, हम देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। ऐसा ही है ये बेसिकली साइंटिफिक इन नेचर टू प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव व्हिच इज एन अनबायस्ड इवैल्यूएशन ऑफ द डेटा। कभी कभी हमें लगता है ना ये शायद चीज ऐसा ही होगा, शायद ऐसा ही ये हुआ होगा, हाँ कि नहीं, मगर नहीं, हमें अनबायस्ड होकर इसको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च पे हमें जो बोलेगा हमें वही मानना पड़ेगा। ये हो सकता है हमारे खिलाफ हो जाए, मगर हमें यहाँ अनबायस्ड होना पड़ेगा। विदाउट अनबायस्ड हम रिसर्च नहीं करेंगे। हमारे दिमाग में पहले से ही हम कुछ रख देंगे, नहीं ये ऐसा ही होगा शायद, ये नहीं चलेगा। रिसर्च में जो भी फाइंड आउट हमें मिलेगा, जो भी उसका कंक्लूजन आएगा, हमें वही मानना पड़ेगा, ये हमारे एग्नेस्ट हो या हमारे फेवर पे हो, है नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे। देन यहाँ देखिए, ये भी एग्जाम में आपका आ सकता है। अकॉर्डिंग टू द क्रेसवेल, रिसर्च इज ए प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। इट इज ए प्रोसेस, ये बोल रहा है कि ये एक प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जहां हम क्या करते हैं ना, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसका एनालाइज करते हैं, ठीक है, टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक और इश्यू। किसी भी टॉपिक पे किसी का इश्यू को थोड़ा जानने के लिए, हमारा जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन, उसको इंक्रीज करने के लिए हम ये करते हैं। तो ये डेफिनेशन आप याद रखना, ठीक है। रिसर्च इज ए प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक और इश्यूज। फ्रॉम द डेफिनेशन मेंशन अबव, तो हमें ये सारे के सारे चीज में से हमें क्या मिला, हमें क्या पता चला। ये रिसर्च क्या होता है, यदि हम कोई पूछेगा तो हम थोड़ा बहुत क्या बोलेंगे कि नहीं, रिसर्च एक एटीट्यूड होता है, ये एक एक्चुअली एक एटीट्यूड होता है, एक कैसे है किसी चीज को इंक्वायरी कैसे करें, ये एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी, हाँ कि नहीं। जैसे हम डॉक्टर को देखकर बोलते हैं ये डॉक्टर है, इंजीनियर को देखकर बोलते हैं इंजीनियर है, ठीक इसी प्रकार हम किसी को देखेंगे कैसे पता चलेगा कि ये एक रिसर्चर है, उसका भी एक कैरेक्टर होता है, रिसर्चर का एक कैरेक्टर होता है, किस चीज के बारे में कैसे सोचना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, वो भी एक कैरेक्टर है।
तो ये एक एटीट्यूड हो गया। देन इट अटेम्प्ट टू एलिट द फैक्ट्स, हम रिसर्च इसलिए करते हैं कि हम एक अटेम्प्ट लेते हैं कि उस चीज के बारे में जानने के लिए, उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, उस चीज के बारे में जानने के लिए, हाँ कि नहीं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है किसी चीज के बारे में इंक्वायरी करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जानने के लिए क्या है एक्चुअली। इट इज ए सिस्टमेटिक मेथोडोलॉजिकल एंड इंक्रीज द नॉलेज, ये हमारे नॉलेज इंक्रीज करता है कि नहीं। जब हम कुछ चीज पे हम रिसर्च करते हैं, ये जरूर ये हमारी नॉलेज इंक्रीज करता है। हम तो रिसर्च करते हैं ना, ये पूरा यूनिवर्स में क्या है कैसा है, जो भी हमारा मैस्ट्री चीज है, जो भी सब अननोन चीज है, तो हम नया नया चीज हम डिस्कवर करते हैं जब, तो हमारा नॉलेज गेन होता है, हमारा नॉलेज इंप्रूव होता है, हाँ कि नहीं। तो देन अभी हम देखेंगे कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। रिसर्च का ऑब्जेक्टिव भी आप यहाँ देख सकते हो, सिंपली रिसर्च आज द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज, हमारा जो भी नॉलेज है, यदि फर्दर हम रिसर्च करेंगे, जो भी नॉलेज है उसके ऊपर हमारा फिर से नॉलेज बढ़ेगा। एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज, जो भी हमारा स्टॉक करके हम रखे हैं नॉलेज, इसके ऊपर फिर से ये ज्यादा नॉलेज हम ऐड करेंगे, यह मेंशन किया गया है, हाँ कि नहीं। द मेन पर्पज ऑफ रिसर्च टू डिस्कवर आंसर्स टू क्वेश्चंस थ्रू द एप्लीकेशंस ऑफ द साइंटिफिक प्रोसीजर्स, हमारा मेन एम क्या है, तो हमें किसी भी चीज का आंसर ढूंढना है, और कैसे ढूंढना है ना, साइंटिफिक प्रोसीजर से, है कि नहीं। तो यहाँ कुछ आप देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च कैन बी समराइज, गेन फैमिलियरिटी इन ए न्यू फेनोमेना और डेवलप ए न्यू इनसाइट इनटू ए फेनोमेना, देन रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज, investigate some existing situation or problem, offer solution to a problem, explore and analyze more general issues, construct or create a new procedure of system, then create a new knowledge, ये सारे के सारे इसका ऑब्जेक्टिव है। देन हम इस रिसर्च एक्चुअली क्यों करेंगे, क्या बेनिफिट है हमें रिसर्च करने से। मोटिवेशन टू डू रिसर्च, कौन सा चीज हमें मोटिवेट करता है रिसर्च करने के लिए। फर्स्ट, हमें रिसर्च डिग्री चाहिए, हाँ कि नहीं, हमें रिसर्च डिग्री चाहिए, इसलिए तो हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद द कॉन्सिक्वेंस, उसके साथ साथ और सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि फेस द चैलेंज इन सॉल्विंग सम पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हम किसी चैलेंज को फेस करते हैं और उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। जो भी प्रॉब्लम पहले से सॉल्व नहीं हुआ है, हम इसको सॉल्व करते हैं, अनसॉल्व प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, हाँ कि नहीं। देन इंटेलेक्चुअल जो सिचुएशन होता है, उसको क्या कहते हैं, डूइंग सम इनोवेशन वर्क करते हैं, इनोवेटिव वर्क भी हम करते हैं। डेटा हमारे पास रहेगा तभी तो हम कुछ इनोवेटिव वर्क करेंगे, हाँ कि नहीं। देन सर्विस टू द सोसाइटी, हम समाज को सर्विस करते हैं, जब हम नए नए चीज आविष्कार करेंगे, उद्भावन करेंगे, उसी के बेस पर तो हम समाज को, हम रिसर्च क्यों करते हैं, मैं जैसे कि मैंने बताया था आपको, हमारे जो ह्यूमन लाइफ है इसको इम्प्रूव करना है, उसको सिंपल करना है, उसको डेवलप करना है, तो ये भी तो हो गया हमारा जो सर्विस टू सोसाइटी। डिजायर टू एनहांस द सोशल स्टेटस, ये भी एक स्टेटस है, जब आप पीएचडी कर लोगे और आप प्रोफेसर बन जाओगे, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करेगा, लोग जानेगा कि नहीं ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत बड़ा रिसर्चर है, एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट का कितना बड़ा मीन्स रिस्पेक्ट करते हैं लोग सब, सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरा वर्ल्ड में साइंटिस्ट को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, हाँ कि नहीं। देन इनपुट फॉर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, ये पॉलिसी डिसीजन में बहुत हेल्प करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी भी कंट्री हो। हाउएवर द लिस्ट ऑफ द मोटिवेटिंग पीपल टू अंडरटेक रिसर्च स्टडीज इज नॉट एग्जॉस्टिव, ये ऐसा कम नहीं है, ऐसा बहुत सारा चीज होता है, हम बोल सकते हैं रिलेटेड टू दिस रिसर्च, हम क्यों रिसर्च करते हैं, तो बहुत सारे चीज मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को और रिसर्चर को रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो ये था डिटेल्स, बाकी हम थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर लेंगे रिलेटेड टू ये सारे के सारे टॉपिक के ऊपर जितना भी हमने अभी तक पढ़े हैं। तो पहला देखिए ये क्वेश्चन है, रिसर्च चीजें क्या है, अभी आपको बोलना है कि रिसर्च क्या है। तो यहाँ आप 4 ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है, ये पर्पजफुल सिस्टमेटिक एक्टिविटी, देन कंडक्टेड फॉर द प्योरली एकेडमिक पर्पज, कंडक्टेड टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट द प्रैक्टिकल इश्यूज, ये रैंडम अनप्लान्ड प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। देखिए हम पहले इसको एलिमिनेट प्रोसेस में जाएंगे। रिसर्च क्या है, देखिए ये पावरफुल सिस्टमेटिक एक्टिविटी, ये सही है। कंडक्टेड फॉर प्योरली एकेडमिक प्रोसेस,
ये सही है मगर हाफ सही है, हाँ कि नहीं। हम सिर्फ इसको एकेडमिक प्रोसेस में हम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम समाज को इम्प्रूव करेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे, इसके बाद हम कंट्री को इम्प्रूव करेंगे, सोशल लाइफ को हम इम्प्रूव करेंगे, डेवलप करेंगे, नया नया चीज हम आविष्कार। तो ये फुल्ली सही नहीं है, हाफ सही है, ठीक है। कंडक्टेड टू आंसर क्वेश्चन अबाउट द प्रैक्टिकल इशू, ये भी सही है मगर ये इतना सही नहीं है, मीन्स हाफ, ये भी हाफ सही है। फिर प्रैक्टिकल इशू को सॉल्व करना हमारा प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज भी गेन करना है, हाँ कि नहीं। देन ये रैंडम ऑन प्लान्ड प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, ये तो पूरा गलत हो गया, ये तो ऑन प्लान तो नहीं है, एक प्लान्ड प्रोसेस है, और ये रैंडम नहीं है, एक सिस्टमेटिक है, हाँ कि नहीं। ये तीनों सही है मगर ये हाफ सही है, ये भी हाफ सही है, ये पूरा सही है। ये पावरफुल सिस्टमेटिक एक्टिविटीज, ये सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हाँ कि नहीं। ये भी सही है, ये मगर झूठ नहीं है, आपको जो क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में ऐसे ही आएगा, आपको लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मगर आपको परसेंटेज में निकालना है, ये कितना परसेंट सही है, ये कितना परसेंट सही है, ये कितना परसेंट सही है, आपको ऐसे ही थोड़ा सोचना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। जो ज्यादा आपको लगेगा उसी को ही टिक करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ए गुड रिसर्च एम्स एट, एक अच्छा रिसर्च किसको एम करता है, मीन्स उसका एम क्या होता है एक गुड रिसर्च का। बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, डेवलपिंग generalizations and theories and principles, solving routine problems, none of the above। क्या लग रहा है आपको? बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, ये भी सही है, हाँ कि नहीं। देन डेवलपिंग जनरलाइजेशन थियोरीज एंड प्रिंसिपल, ये भी सही है। सॉल्विंग रूटीन प्रॉब्लम, ये भी सही है। नॉन ऑफ द एबव, ऐसा नहीं, ये तो गलत हो गया। तो ये तीन में से कौन सा सही रहेगा, जैसे कि मैंने बताया था, परसेंटेज में थोड़ा निकालिए। एक गुड रिसर्च बोला गया है, एक गुड रिसर्च एम्स एट, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ए बी सी तीनों ही सही है। इसका जो आंसर होगा ये होगा बी। बी इसलिए होगा, यदि हम बोलते हैं रिसर्च का एम क्या है, रिसर्च का एम है बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये भी सही है। मगर जब हम गुड रिसर्च के बारे में बोल रहे हैं, ये तभी हम सिस्टमेटिक वे पे हम थोड़ा जाएंगे। डेवलपिंग ए जनरलाइजेशन, जैसे न्यूटन का लॉ हो गया, वो जनरलाइजेशन हो गया। समाज का जो प्रॉब्लम है उसको देखकर उन्होंने एक थ्योरी निकाला है, और जो थ्योरी पूरा होल वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। हमें जनरलाइजेशन में जाना, हम भी पढ़ेंगे जनरलाइजेशन क्या होता है, जनरलाइजेशन रिसर्च किसको बोला जाता है, हम भी पढ़ेंगे इसको। देन उसके बाद हम इसका थ्योरी डेवलप करेंगे और इसका प्रिंसिपल हम डेवलप करेंगे। एक जनरलाइज, एक गुड रिसर्च वही होता है जिसको हम सिस्टमेटिकली हम इसको डेवलप करते हैं, उसका थ्योरी डेवलप करते हैं, उसका प्रिंसिपल बनाते हैं, वही एक गुड रिसर्च होता है, ठीक है। बाकी तीनों ही सही है। सॉल्विंग रूटीन प्रॉब्लम, हम ये भी सॉल्व करते हैं, रूटीन प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करते हैं ना रिसर्च करके, मगर ज्यादातर जो सही होगा ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है, बी होगा आपका आंसर। देन नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ये आया था आपका दिसंबर 1997 में। तो इन एवरी फील्ड research pursuits promote systematic and the gradual advancement of the knowledge, but discoveries are rare। हमें सब कुछ पता है मगर फिर भी हमारा डिस्कवरीज बहुत रेयर होता है, क्यों होता है? रिजल्ट इज ए कंटिन्यूस क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, इट इज नॉट कॉमन टू बी एबल टू थिंक बियॉन्ड द ग्राउंड गवर्न चैनल, ठीक है। देन सस्टेन्ड एक्सपेरिमेंटल वर्क नीडेड फॉर द डिस्कवरी इज नॉट इजीली forthcoming, then most people lack the depth of knowledge needed for it। तो इसको क्या लगता है आपको? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मगर इसमें जो अप्रोप्रिएट जो सही होगा ये यही डी ही होगा। मोस्ट पीपल लैक द डेप्थ ऑफ नॉलेज नीडेड फॉर इट। हमारा एक्चुअली रिसर्च में इतना डीप नॉलेज नहीं है, इसलिए हम ठीक से डिस्कवरी नहीं कर पाते हैं, हाँ कि नहीं। तो रिसर्च करने से पहले हमें उसका सिस्टमेटिक प्रोसेस जानना पड़ेगा। जिस चीज़ के बारे में हम रिसर्च करना चाहते हैं उसके बारे में हमें बहुत डीपली हमें नॉलेज होना चाहिए, तभी हम इसको रिसर्च कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। तो मोस्ट पीपल लैक द डेप्थ ऑफ द नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है।
रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय ए पर्सन हु, ये दिसंबर 2006 का क्वेश्चन है, has studied research methodology, hold a postgraduate degree, possess thinking and reasoning ability, is a hard worker। इसका आंसर क्या होगा? रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय ए पर्सन, कौन सा पर्सन रिसर्च कर सकता है? कौन रिसर्च कर सकता है? आज स्टडीज रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये भी सही है। होल्ड से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यस ये भी सही है। प्रोसेस थिंकिंग है, रीजनिंग एबिलिटी, ये भी सही है। रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, प्रोसेस थिंकिंग प्रोसेस रहेगा तभी तो वो मीन्स रिसर्च कर पाएगा। ये हार्ड वर्कर, जरूर हार्ड वर्कर भी होना चाहिए रिसर्च में। आप जब रिसर्च करोगे कंटिन्यूसली आपको 10 घंटा 12 घंटा 16 घंटा आपको काम करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? तो मगर ये सारे के सारे क्वेश्चन में आंसर में से कौन सा अप्रोप्रिएट है? सारे के सारे आंसर सही है, मगर हमें एक अप्रोप्रिएट ढूंढना पड़ेगा। ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, सारे के सारे सही है, मगर इसमें जो सबसे जो अप्रोप्रिएट सही है ये लाइन है, आप देख सकते हो। प्रोसेस थिंकिंग एंड द रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, प्रोसेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी होना चाहिए रिसर्च, किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च करने से पहले। ये स्किल्स जिसके पास नहीं है वो ठीक से रिसर्च नहीं कर पाएगा। आप पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हो, मगर आपका यदि रीजनिंग एबिलिटी नहीं रहेगा, आप प्रोसेस थिंकिंग यदि नहीं कर पाओगे तो आप रिसर्च नहीं कर पाओगे। आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ लिया है मगर फिर भी आप रिसर्च नहीं कर पाओगे। आप हार्ड वर्कर हो, आप 10 घंटा 12 घंटा काम कर सकते हो, मगर आपको रीजनिंग एबिलिटी नहीं है, किस चीज़ को कैसे सोचना पड़ेगा, किस चीज़ को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये एबिलिटी यदि आपके पास नहीं है तो आप रिसर्च नहीं कर पाओगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देन द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ए रिसर्चर इज, क्या होगा आंसर? क्यूरियोसिटी, एक्टिव इमेजिनेशन, एबिलिटी, ऑल द अबव। ये भी होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए किसी चीज़ को जानने के लिए, एक्टिव इमेजिनेशन भी होना चाहिए, वो इमेजिन कर सकता है कि ये प्रॉब्लम क्या हुआ होगा, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, एबिलिटी भी होना चाहिए इसके पास। तो इसका मतलब ऑल द अबव, ये सिंपल था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो पहले मैंने जैसे कि आपको दिखाया, इस सारे के सारे मैंने रेड कलर में जो मार्क किया है, अंडरलाइन किया है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट है, रेड कलर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी हम इसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको बताऊंगा इसका नेक्स्ट क्लास क्या होगा, ठीक है। तो ये था डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।